गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू प्रथम मिश्रा लेट्स टॉक स्टॉक्स पर। मार्केट्स में जो है बेतहाशा तेज़ी है। ऑल टाइम हाई पोर्टफोलियोज अब हिट करने लग गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली किसी के ऊपर होगा, किसी का 5% नीचे होगा। अगर आप जो हम जनरली इस चैनल पे जो डिस्कस करते हैं स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स, जनरली जो हम उस तरफ जो हमारा एम्फेसिस रहता है, अगर आप वहाँ पे चले होंगे या फिर आपने जो स्टॉक्स जो हम लगातार जो हम डिस्कस भी करते रहते हैं, जिनके हम एनालिसिस भी करते रहते हैं, अगर आपने उन स्टॉक्स में भी आप लेते गए होंगे, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली जो स्टॉक्स रहते हैं वहाँ पे हम बात कर ही लेते हैं कि जो पोर्टफोलियो में रहते हैं उसके अराउंड ही हम बात करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाते हैं। जैसे कि एक सेंस बना रहे मार्केट में, और एक सेंस जो हमारे यहाँ चैनल देखने आते हैं उनको भी एक अच्छी हैंड होल्डिंग मिल पाए, वो भी एक सही जगह पहुंच पाए, सही से अपना पोर्टफोलियो बना पाएँ, सही से सेफ प्राइस देख के अपना चीज़ें कर पाएँ। और उसके बाद अगर आप देखें, अगर किसी ने बोला होता 2 महीने पहले जब ये वॉर चालू हुई थी और मार्केट्स जो है लगातार गिर रही थी, उसके बाद सभी जो है वो वॉर के एंड का वेट कर रहे थे, बट उसके बाद अगर किसी ने बोला होता कि जो 4-5 महीने पहले जहाँ पे आपका पोर्टफोलियो था, वो आपका पोर्टफोलियो वापस चला जाएगा वहाँ पे, अगर जब तेल का दाम आपका $115 पे रहेगा, वो हम बात करेंगे। उसके बाद एक न्यूज़ ऑफ पैटर्न जो रही है कल रात के बाद से, फिर जो तेल है वो नीचे गिरा है $90 पे, जहां एक्सियस ने जो है खबर निकाली थी कि जो है बातें जो है 1 पेज मेमो पे जो है ईरान और यूएस एक डील फाइनल कर सकते हैं। बट उसके बाद फिर बहुत ही एक क्लोज ईरान के इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही नज़दीकी किसी ने ट्वीट डाला, उन्होंने क्या कि एक्सिस जो है वो यूएस का जो है वो स्पोक्स पर्सन है, उसके बाद और फिर वो अपने हिसाब से खबर जो है यूएस के फेवर वाली रहती है वो करता रहता है। और फिर वहाँ से जो तेल ने अचानक से जो है नीचे से 10% की उछाल मारी थी, 90 से अप्रॉक्सीमेटली $96-97 के अप्रॉक्सीमेटली तेल वापस चला गया था। तो ये एक बहुत ही बड़ा सीसॉ टाइप का तेल में मूव आया था शाम के समय। उसके बाद जब पहली फेज ऑफ लेग की जो खबर आई थी कि शायद 1 पेज मेमो जो है ईरान और यूएस जो है वो फाइनल कर सकते हैं, एक डील फाइनल हो सकती है, उसके बाद तेल ने बहुत ही शार्प जो है वो तेज़ी से नीचे मारा था। बट उसके बाद जो है वो उस समय तक जब तक वो खबर थी और तेल नीचे गिर रहा था, वहाँ से जो मार्केट्स थी, इंडियन मार्केट्स, उन्होंने बहुत तेज़ी से ऊपर मारना चालू कर दिया था। बट उसके बाद जब एक सेकेंड लेग ऑफ खबर आई, जहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स पे भी ट्रम्प ने आके बोला कि अभी डील जितनी जल्दी जो है वो फाइनलाइज नहीं हो सकती है, और फिर ईरान की तरफ से भी वो स्टेटमेंट आ जाता है पैरेलल, जहां उन्होंने इस पूरी बात का 1 पेज मेमो और इतनी पॉजिटिव बात का जो है वो खंडन कर दिया, दे रिफ्यूज इट फॉर सर्टेन। और उसके बाद फिर आपने देखा कि तेल जो है वो बहुत तेज़ी से 8-10% इंट्राडे मूव भी कर लेता। बट उसके बाद अगर हम बात करें, ये तो मैक्रोज का था कि मैक्रोज में यूएस की मार्केट भी ऊपर हो गई थी। बट उसके बाद अगर हम बात करते हैं अभी की, अगर हम बात करते हैं तो पोर्टफोलियोज जो है वो ऑल टाइम हाइप की तरफ जाने लगे हैं। एआई स्टॉक्स पूरा बस कर रहे हैं इंडिया में। यूएस में जैसे एआई स्टॉक्स एकदम ही बस कर रहे हैं, इंडिया में यूएस का पूरा मूव ही जो है वो एआई टेक कंपनीज जो है वो लेके जाते हैं। आज थोड़ा सा आईटी कंपनीज में, अगर आप जो हम जिसकी हम बात करते हैं ग्रोथ रिलेटेड आईटी कंपनीज है, उनको थोड़ी सी राहत मिली। कोफोर्ज का रिजल्ट आया था कल, और उसके बाद वहाँ पे रिजल्ट अच्छा आया, मार्जिन्स उनके इंटैक्ट रहे, मार्जिन्स पे कोई प्रेशर नहीं आ पाया। उसके बाद आपने देखा कि आज कोफोर्ज ऊपर था, पर परसिस्टेंट में आज थोड़ा सा उतना ज़्यादा बुआयंसी नहीं दिख रही थी, एक डाउनवर्ड प्रेशर जो है वो लगातार जो है वो बना हुआ था। बट उसके बाद अगर हम देख लेते हैं आज का 1 डे रिटर्न, तो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो की अगर हम बात करते हैं, इनका तो खेल ही खत्म है, क्योंकि अगर आप ग्रोथ ही नहीं दे पा रहे हो, जहाँ पे करेंसी आपकी डीवैल्यूएट होती चली जा रही है, उसके बाद भी आप ग्रोथ नहीं दे पा रहे हो, उसके बाद भी नेगेटिव का गाइडेंस है, तो फिर आप क्यों ही वहाँ पे जा रहे हो। और फिर समझ भी नहीं आता है कि लोग क्यों वहाँ पे जा रहे हैं। और जो टॉप फंड हाउसेज हैं, जो कि जिनके आश्रय पूरा एक जो फंड हाउस है टॉप, वो जाके इन सब चीज़ों की बॉटम फिशिंग भी हो रही है। बट उसके बाद वो पोर्टफोलियो शायद इसलिए बहुत हद तक बचा रह गया, क्योंकि यूएस में जो टेक स्टॉक्स है, उनके जो टेक स्टॉक केटर्ड हैं वहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा चले हैं पिछले 3-4 साल में। आप देखते हैं उन्होंने एक तरफा जो है पोर्टफोलियो को उठा के रखा, उन थोड़ा सा पारंपरिक फ्लेक्सी कैप की बात कर रहे हैं, जहाँ पे पूरे इंडिया का पैसा जो है वो लगा रहता है, और वो फंड इतना बड़ा हो गया क्योंकि नीचे से अब पोर्टफोलियो वापस भी ऊपर हो गया। तो आप देख रहे हैं 19 से 20% कैश जो है वो अभी भी उन्होंने बचा के रखा हुआ। बट दैट्स फॉर अनदर थिंग। उसके बाद एक पैरेलल थॉट आ जाता है कि वॉरेन बफे भी जो है वो लगातार सेल कर रहे हैं, पर वॉरेन बफे लगभग पिछले 5-6 साल से वो सेल करते चले जा रहे हैं। एक बुल रन जो है कोविड की पेंटअप डिमांड वाली चली गई, उसके बाद जो सेकेंड बुल रन है जिसकी हम बात करते हैं कि
आपके एआई वाली वो चल रही है, और वो भी एक किस्म से कभी भी ख़त्म हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्योंकि वैल्यूएशन जो है यूएस के भी एकदम अबव द रूफ जा चुके हैं, वो रूफ को स्मैश करके कहीं भी जा चुके हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ सकता है। बट उसके बाद अगर आप देखते हैं तो दो बुल रन जो है वो जा चुके हैं, उसके बाद की दो कोविड जब से वो लगातार सेल करते जा रहे हैं, उसके बाद आप वही बात है कि वो कहीं ना कहीं पैसा बनाएंगे, पर उनके गोल और हमारे गोल में काफ़ी डिफरेंस होता है। वॉरेन बफे ने अपनी ज़िंदगी का पैसा जो है वो बना चुका है, वो पार कर चुके हैं। उनको अब उनका जो मेन एम होता है वो मनी प्रिजर्वेशन है, कि वहाँ से पैसा जो है वो लूज़ ना करे, वो उनका मेन ऑब्जेक्टिव हो जाता है। एज़ कम्पेयर जो अब हम और आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बेसिकली थोड़ा फ़न के लिए करते हैं, थोड़ा और थोड़ा सा मज़ा आता है, थोड़े से इस चीज़ के बारे में इंटरेस्टेड फील होते हैं। और फिर सेकंड थॉट जो है वो सेकंड ये है कि थोड़ा सा आप उम्मीद करते हैं कि आप पैसा बना दें, एंड देर इज सम काइंड ऑफ किक ऑल्सो, जब आप सही होते हो, जब आप गलत होते हो, जब आप इतनी कंपनीज पढ़ रहे होते हो, आप अपने बिजनेसेस के बारे में जान रहे होते हो, एक टाइम पास, एक अगर आपके अंदर से वो भूख आती है तो आप देख पाते हो कि ये चीज़ जो है वो हो पाती है। बट उसके बाद जो हम बात करते हैं रिजल्ट्स के बारे में, तो अगर आप देख सकते हैं LTM, उसके बाद कोफोर्ज को अगर आप देखते हैं तो कोफोर्ज में एक 10% का आज ऊपर मार्केट उछली हुई थी। तो उसके बाद ये सब चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल रही थी। और आज प्लेटफॉर्म बिजनेस में भी अगर हम देखते हैं, कार ट्रेड वगैरह में भी आज ऊपर काफ़ी हो गए थे। कार ट्रेड को अगर आप देखेंगे तो ऊपर से नीचे आ गया 50%। नाइस बिजनेस मॉडल, एक अच्छा हो उनके पास, एक किस्म से पूरा जो है कब्जा है मार्केट में। जैसे उन्होंने जब से OLX खरीद लिया है, तब से वो एक राइट साइड ऑफ द थिंग हो गया। बट थोड़ा सा जैसे ही AI आता है, अगर आप जाके अगर आपको बेस्ट कार के बारे में सर्च करना है, तो आप जाके बेस्ट कार जो है वो सीधे ChatGPT से पूछते हो, आप जाके क्लॉड को पूछ लेते हो, आप एंथ्रोपिक आप जाके एंथ्रोपिक क्लॉड को जाके पूछ लेते हो, आप जाके हज़ार जगह है आपके पास AI के जहाँ पे आप जाके पूछ लेते हो। आप पहले रहता था कि आप गूगल पे टाइप करते थे, आप फिर वो आपको कार्टरेट की वेबसाइट पे भेजता था, आप जाके वहाँ पे स्क्रॉल करते थे, आप कंपैरिजन ज़्यादा करते थे। पर उसके बाद अब जो है चीज़ें बदल रही हैं। अब आपको सीधे जो इतना इंटरेक्शन जो वेबसाइट पे जाया करता था इंसान, वो जो है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। अब इंसान सीधे जाके ChatGPT या क्लॉड को सीधे जाके पूछ लेता है, ग्रॉक को पूछ लेता है, और फिर वो वहाँ पे ही सीधे सारी एनालिसिस जो है वो पा जाता है। वहाँ पे उसको कुछ प्राइजेस भी मिल जाते हैं, वो वेबसाइट से स्क्रॉल कर करके, जो वेबसाइट से पिक कर करके वो आपको प्राइजेस भी मिल जाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें जो है वहाँ पे ट्रैफिक घट गया था। और प्लेटफॉर्म बिजनेसेस को आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा जो रेटिंग की जो बात हो रही थी, डी रेटिंग जो है वो चालू हो गई है। और डी रेटिंग में आपको दिख भी रहा है कि बिजनेस मॉडल अच्छा है, सब चीज़ स्टॉक अच्छा कर रहा है, कंपनी अच्छी कर रही है, ग्रोथ आ रही है, बट उसके बाद भी जो है स्टॉक को ऊपर से लेके डाउन सीधे 50% जो है वो गिरा दिया गया था। अब जैसे अब आप कुछ बिजनेसेस देखते हैं, जैसे कि आपका हो गया जिंका लॉजिस्टिक। तो जिंका लॉजिस्टिक को अगर आप देखते हैं तो ब्लैक बक जिसे कहते हैं, पहले जिंका लॉजिस्टिक था, ब्लैक बक नाम हो गया। इन सबको शायद थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाते हैं ये लोग AI के कंपैरिजन में शायद। उसके बाद फिर पर प्लेटफॉर्म जो है कोई भी बना सकता है, बट प्लेटफॉर्म पे लोगों को लाना वो एक बात हो जाती है। और क्योंकि पर एक जो सीन था, जो एक वक्त था कि एब्सोल्यूट वैल्यूएशन मिला करता था इन स्टॉक्स को, वो अब थोड़ा सा जो है वो घटता हुआ चला आ रहा है। क्योंकि डी रेटिंग जिसे हम बोलते हैं वो यही होती है कि जहाँ पे आपका पूरी मार्केट का जो वैल्यूएशन है उसको कंप्रेस कर दिया जाए, किसी पर्टिकुलर सेक्टर को कंप्रेस कर दिया जाए। बट उसके बाद अगर आप देखते हो तो कई अपॉर्चुनिटीज़ अलग जगह पे भी डेवलप होती हुई उभर के जो है वो सामने आ जा रही हैं। जैसे कि अगर आप AI रिलेटेड स्टॉक्स देखेंगे, कि अगर आप नेटवर्क जैसी कंपनियां देखें तो डेली वो ऊपर चलती चली जा रही हैं। आप स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज देखें तो डेली अपर सर्किट लग जा रहा है। HFCL देखें, उसके बाद फिर आप वर्टिव की जो इंडिया में एरोफ्लेक्स है, आप वहाँ देखें तो जो भी AI से रिमोटली एसोसिएटेड है, वहाँ पे एक जो बुलरन है वो वहाँ पे एक दिख रहा है चालू होता हुआ। बट उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको चले जाना, आपको थोड़ा सा वैल्यूएशन देखनी है। उसके बाद वही बात है कि जहाँ से भी ग्रोथ आती आपको दिखे, आपको उस घोड़े से आपको उतरना भी पड़ेगा। उसके बाद अगर आप देखें कि AI बूम किस हद तक है, तो ताइवान का GDP जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 13% वाई ऑन वाई जो है वो बढ़ गया फास्टेस्ट इन 1987। उसके बाद 75% ऑफ US GDP भी अब AI लेड कैपेक्स रन से आ जा रहा है लगभग। तो आप समझ सकते हैं अगर वहाँ पे 3-4% के आसपास की GDP ग्रोथ होती है, अप्रॉक्सीमेटली $1 ट्रिलियन की अगर वहाँ पे ग्रोथ हो पा रही है, तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि $750 बिलियन आपका सिर्फ AI केपेक्स से ग्रोथ आती चली जा रही है। तो इस हिसाब से जो है वो बुलरन पूरी इकनॉमी को घसीटता
चला जा रहा है। उसके बाद फिर आप साउथ कोरिया की जीडीपी देखेंगे तो वो भी बढ़ती चली जा रही है। हमने बात करी भी थी कि कैसे यूएस की जीडीपी या यूएस की जो कंपनीज की एसएनपी की ग्रोथ है वो भी 27% पे चल रही है। उसके बाद एक हायर बेस सेट हो जाएगा तो अगले साल वो ग्रोथ कम हो जाएगी। तो यहीं पे जो है एक टॉप जो है वो बनता चला जाता है, क्योंकि जब भी किसी सेक्टर, किसी कंपनी या फिर किसी मार्केट का हाई बनता है तो एक चीज़, दो चीज़ बहुत कॉमन होती है या दो चीज़ कॉमन रहती है। वो होता है कि उनकी वैल्यूएशन पीक पे होती है और मार्जिन्स भी जो होते हैं वो पीक पर होते हैं। तो जब वैल्यूएशन पीक है, मार्जिन पीक है, तो इसका अंदेशा कि कैसे ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही है, आपको कभी भी कॉन कॉल या फिर कोई दूसरी भी कंपनी कोई भी आके जब बोलने लग जाए कि अब हमें प्रेशर दिख रहा है मार्जिन्स पे, वो मतलब वो टॉप बन चुका है, वैल्यूएशन उस समय पीक रहेगा। ऑब्वियसली आपको वहाँ तक आते आते आपके स्टॉक 20-25% डाउन हो चुके होंगे, बट आपको यही प्रिपेयर रहना है कि जहाँ भी स्टॉक्स है वहाँ पे आपको थोड़ा सा इस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर रहना है कि वो प्राइस तो आपको नहीं मिल रहा है जो टॉप है। अगर आपको बेचना पड़ेगा तो वो आपको 25-30% नीचे ही बेचना पड़ेगा, हो सकता है 50% भी नीचे बिके, बट उसके बाद जो है वो रन वहीं पे ख़त्म हो जाएगा और इस हिसाब से जो है वो आपको चीज़ें जो है वो रेडी रहनी पड़ेगी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे केबल एंड वायर, कॉपर का दाम बढ़ता है पर उसके बाद भी जो है कंपनीज के पास कम से कम इतनी लीवे रहती है या फिर इतना उनके पास प्राइसिंग पावर है कि वो ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। पॉलीकैब का हमने आपको बताया भी है कि पॉलीकैब, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पॉलीकैब में जो है वो कॉस्ट पास कर सकते थे, ऐसा पॉलीकैब ने बोला है कि पर उन्होंने मार्केट शेयर गेन करने के लिए उन्होंने उस चीज़ को नहीं किया है, प्राइस पास ऑन नहीं किया। बट आप देखेंगे कि आर काबिल हो गया या फिर के आई हो गया, तो आप देख सकते हैं कि कैसे इन लोगों ने एक एबिटा मार्जिन को अपने अपहोल्ड रखा, उन्होंने मेंटेन करके रखा। इसका मतलब है कि कॉस्ट जो है वो पॉसिबल है, वो परमिएबल है और कॉस्ट जो है वो आप पास कर लेते हो, क्योंकि कॉस्ट जो डेटा सेंटर में आता है अप्रॉक्सीमेटली एक नंबर के हिसाब से अगर हम सोचते हैं तो शायद 1% के आसपास जो है वो केबल एंड वायर का जो है खर्चा होता है। सो इट डज़ नॉट क्रिएट अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, या ऐसा कुछ नहीं है कि आपके डेटा सेंटर का दाम अगर केबल वायर हो जाता है तो आपका ख़त्म हो जाता है। तो जो भी रेट होगा, जो भी दाम होगा वो है वो ईजी परमिएबल है, पास ऑन ईजी हो सकता है इस मार्केट में। तो एक किस्म से अगर जो ग्रोथ आ रही है तो आप देखेंगे कि सारे सेक्टर जो है या इस स्पेस के जितने भी कंपनीज़ हैं आप उनमें एक सॉलिड कंपनी देखें और उसको एक पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इस समय के लिए बहुत अच्छा एक स्टॉक जो है जो चल रहा है, जो कि जिसको फ़र्क नहीं पड़ता कि 15-20-25% की ग्रोथ पहले भी हो रही थी, अभी भी जो है वो चीज़ हमें जो है वो ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद अभी हम देखते हैं तो कोरिया के स्टॉक मार्केट जो है वो कॉस्पी जिसके हम बात करते हैं 34% एक महीने में अप है। पर पिछला एक महीना अगर हम देखते हैं तो जैसे मेमोरी स्टॉक्स जो दुनिया भर के भागे हैं, एआई चिप्स रिलेटेड सारे स्टॉक जो है वो डबल हो रखे हैं कुछ एक महीने में। अप्रॉक्सीमेटली जितने भी एआई लेड स्टॉक्स हैं, एआई के अबाउट स्टॉक्स हैं, यूएस हो चाहे इंडिया हो, हर जगह कोरिया हो, हर जगह आपको दिखेगा कि 50-70-100% स्टॉक्स जो है वो भाग गए हैं अपने बॉटम से। और उसके बाद अगर आप कोरिया की, जो मैंने बात आपको पहले ही बता रखी कि कोरिया की मार्केट जो होती है साउथ कोरिया की, वो मेनली इज़ पैक्ड बाय टू स्टॉक्स जो कि एसके हाइनिक्स और सैमसंग है। और ये बेसिकली जो है वो आपके मेमोरी स्टॉक्स में आते हैं, एआई के वैल्यू चेन में मेमोरी होता है वो वहाँ पे आते हैं। उसके बाद इन्होंने जो है वो ग्रोथ जो दिखाई है उसके बाद आप देख सकते हैं। और जो रात में जो एक बड़ी खबर जो आई है वो है कि अब एनवीडिया जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट कैप की कंपनी नहीं है। गूगल अल्फ़ाबेट ने जो है वो ये टैग उनसे वापस छीन लिया और अब गूगल हो गई है नंबर 1 कंपनी इस पूरी दुनिया से। और अभी अगर आप देखते बाय मार्केट कैप की बात होती है ऑब्वियसली, पर शायद अगले साल तक, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शायद अब सैमसंग प्रॉफिटेबल टर्म्स में FY27 अगले साल तक शायद सैमसंग दुनिया की नंबर 1 कंपनी हो जाए इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट अर्न। पर उसके लिए अभी वेट है, इंतज़ार है कि कितना ग्रोथ चलता है, क्या ये मेमोरी स्टॉक्स कब तक ऑर्डर बुक रहती है, तो वो चीज़ अभी हमें थोड़ा सा देखने को हमें मिलता रहेगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ट्रांसफॉर्मर स्टॉक्स अगर आपके पास पड़े तो अब एक दिक्कत की बात है, सारे स्टॉक्स को अगर आज आप मार्केट देखेंगे तो जिनके रिजल्ट्स नहीं भी आए थे उनको भी नीचे मारा गया है सारे। अगर आप ट्रांसफॉर्मर स्टॉक्स देखते हैं तो यहाँ पे रहता है कि बेसिकली ईपीसी प्लेयर्स आप देखते हैं कि वो सीधे सीधे जो है कंपोनेंट्स जोड़ के सीधे इनका काम होता है ट्रांसफॉर्मर बना देने का। सो बेसिकली ये काम जो है वो आपका ट्रांसफॉर्मर ईपीसी करते हैं। तो जैसे ही रॉ मटेरियल के प्राइसेस शूट होते हैं, या ट्रांसफॉर्मर ऑयल हो गया, एल्यूमिनियम प्राइस, ये सब प्राइसेस जैसे ही शूट होते हैं तो आपको दिखता है कि उनको सिर्फ वो बना सकते हो, वहाँ से मार्जिन जो है वो पूरा उड़ जाता है। उसके बाद जो वैल्यूएशन नीचे गई थी उसके बाद काफ़ी
पोस्ट चले थे ट्रांसफॉर्मर, ऑल ऑर्डर बुक इंटैक्ट है, बट उसके बाद आपकी मार्जिन जो है वो चली जाती है, और जितने बार मार्जिन जाएगी आप देखेंगे स्टॉक जो है 50-70% जो है वो गिर जाता है, फिर मार्केट को एक भरोसा लाना पड़ता है, उसके बाद फिर कई साल तक ऐसा हो सकता है कि जो ऊपर के भाव हैं वो आ ही ना। तो ये एक रीज़न हो जाता है कि अगर आपके पास अपने मार्जिन कंट्रोल आप नहीं कर सकते हैं, या जो प्राइस है वो पास ऑन नहीं कर सकते हैं, सो आपके स्टॉक को जो है वो दिक्कत आ सकती है किसी भी समय। जैसे ही वो एक रिजल्ट आएगा जहाँ पे मार्जिन घटेगी, वहाँ से वो स्टॉक जो है नीचा होगा, उसमें तो सीधी बात होगी कि जो स्टॉक सबसे पहले बेच के निकल जाता है दैट वुड बी मोर एडवांटेजेस, और फिर तो आपको अगर कुछ देखना है तो ऐसा ही करना पड़ेगा। उसके बाद जो कुछ बातें चल रही हैं कि बातें इस किस्म की चल रही कि यूएस में जो है अब सेमी एनुअल जो है वो रिपोर्ट अर्निंग्स की बात होने को है, और ट्रंप जो है इस बात को पहले भी कई बारी बोल चुके हैं। उनका कहना है कि बिजनेसेस जो है वो फोकस नहीं कर पाते अपने रिजल्ट्स पे, वो सीधे ग्रोथ दिखाने के चक्कर में उनको अपने रिजल्ट्स को, या वो बहुत शॉर्ट टर्म थिंकिंग के हिसाब से बिजनेसेस को चलना पड़ता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट को आपको हर क्वार्टर में रिजल्ट दिखाने पड़ते हैं, तो इस हिसाब से चीज़ें रहती है। तो अब शायद यूएस जो है वो इस सेमी एनुअल चीज़ की तरफ जाने को दे सकते हैं, पर इंडिया में अगर हम पहले जाते तो ये एनुअल हुआ करता था, उसके बाद धीरे धीरे सेमी एनुअल हुआ, उसके बाद हम धीरे धीरे जो है वो क्वार्टरली में आ चुके हैं। अब जब सेमी एनुअल में आ जाएगा तो हो सकता है शायद बिजनेसेस के लिए एक थोड़ा सा लीवे, पर कई चीज़ें जो है वो ओपेक में चली जाएंगी। अब शायद एक क्वार्टर जो है वो हमें लगता है कि शायद स्वीट स्पॉट हो जाता है, कि शायद अगर आप हफ्ते भर में रिजल्ट बोलेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा कम्बरसम है, मंथली आप रिजल्ट बोलेंगे ये भी बहुत ज़्यादा कम्बरसम है, कि हर कंपनी आके सीधे ड्राफ्ट ही रिजल्ट करते चली जा रही है, उनका फोकस ही नहीं हो पा रहा है कि कुछ हिट लेने का, या फिर एक मंथली है। तो इट वर्क्स बोथ द वेज, क्योंकि कई कंपनीज हैं जो स्मॉल कैप या फिर जो स्मॉल कैप माइक्रो कैप में रहती हैं, वो प्रेफर करती है कि वो चुपचाप सीधे 6 महीने में एक बार अपना रिजल्ट लेकर आती हैं, बाकी समय वो फोकस करती हैं एक बार। क्योंकि अगर आप महीने भर का रिजल्ट देने आ रहे हो, आप क्वार्टरली रिजल्ट देखने आ रहे हो, आपका मैनेजमेंट सीधे साइड चैनल से ही बात करता चला जा रहा है, काफ़ी वॉलीटिलिटी हो जाएगी मार्केट्स में, और जो फोकस रहता है बिजनेसेस पे, क्योंकि एक महीना इज़ अ टू मच शॉर्ट स्पैन कि जहाँ पे आप जो डिसाइड कर लेते हो। उसके बाद एक जो बड़ी न्यूज़ थी वो ये थी कि गवर्नमेंट ने जो है लगभग 2.55 लगभग 2.5 लाख करोड़ का जो है वो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन खोल दिए, जो वॉर से इम्पैक्टेड सेक्टर्स हैं। अगर आप वहाँ पे बात करते हैं तो टेक्सटाइल हो गया, पेट्रोकेमिकल हो गया, एनर्जी हो गया, एविएशन, फर्टिलाइज़र, और कुछ इसी तरह के चुनिंदा सेक्टर्स जो हैं जहाँ पे क्रेडिट लाइन खुली है। तो अब आप देखेंगे इन स्टॉक्स को जो कि थोड़ा सा डेट में थे, जो कि डेट में ज़्यादा रहे होंगे, जिनका मार्जिन बहुत ज़्यादा कंप्रेस हुआ रहेगा, उनके लिए थोड़ी सी एक बेटर सिचुएशन आ सकती है। पर अब ये देखना पड़ेगा कि कौन इस फैसिलिटी को यूज़ करता है, कितना फैसिलिटी यूज़ करता है, वो इज़ अ डिफरेंट डे, क्योंकि वहाँ पे फिर हमें रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा, कौन कॉल होगी वहाँ पे पता लगेगा। तो थोड़ा सा अगर आप देखते तो कई स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा वो आज ऊपर ट्रेड कर रहे थे। अगर आप अरविंद फैशन वगैरह को देखते तो शायद जितना मैं देख पाया था, जब मैं वॉच लिस्ट को देख रहा था, तो वो शायद 10% पे पड़ा हुआ था ऊपर। कहीं रेमंड लाइफस्टाइल लगभग 4-5% ऊपर था, पर आज रेमंड लाइफस्टाइल का रिजल्ट भी है, वो शायद अभी तक आया नहीं है। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो उसके बाद अगर आप देखते हैं तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, यहाँ पे एक रिजल्ट जो है वो बहुत ही तगड़ा आ रहा है। उसके बाद जिस हिसाब का ग्रोथ, एसेट क्वालिटी, हमने पहले भी इनके बारे में डिस्कस किया हुआ, और अब जो है उन्होंने इंस्टीट्यूशन के साथ प्लानिंग जो है वो इंस्टीट्यूशन के साथ एक मीटिंग जो है इन्होंने फिक्स करी है 7 मई के लिए। सो यहाँ पे आपको दिख सकता है जब आप अच्छा कर रहे हो, तो जब आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो कैपिटल है, और फिर यहीं से थोड़ा सा हमें दूर जाना पड़ेगा। पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यहीं पे जो है वो एस्पेक्ट आ जाता है जहाँ पे आप बोलते हो कि यू नीड पीपल फ्रॉम फॉरेन लैंड टू इन्वेस्ट इन योर मार्केट, और टैक्स आप कम करते हो। यही एक रीज़न है जब दुनिया भर के जो टैक्सेस होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए वो ज़ीरो रखे जाते हैं, कि आपके देश में जो भी आपका टैक्स लगता है आप वहाँ पे जाके अर्निंग करके देना। बट वाहिद इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पे आप 2 टाइम्स टैक्स करते हो। जब एक फॉरेन इन्वेस्टर आके इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो वो एक बार सरकार, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से 20 और 12.5% के रेट से आपका टैक्स काटती है। उसके बाद जब आप पैसा अपने देश में वापस ले जाते हो तो वो पैसा जो है वो वहाँ कटता है। तो इस हिसाब से जो है ये रीज़न है, क्योंकि अगर कोई कंपनी ग्रोथ कर रही है तो उसको चाहिए कैपिटल, और यहाँ पे अगर आप QIP हो जाए या कुछ हो जाए तो वहाँ पे अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं तो वहाँ पे वो पैसा जो है ईजी मिलता है, और एक किस्म से आपको ऐसा पैसा है जो कि रिटर्न नहीं करना, और रिस्क फ्री एक आपके लिए बिजनेस के लिए रिस्क फ्री हो जाता है, जहाँ पे वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक एक्सप्लोरेशन ड्राइव पे जा सकते हो, और
और जो है अपने बिजनेस को जो है वो बढ़ाने की सोच सकते हैं। तो इसलिए जो आपको कैपिटल जो आपका फ्री मिलता है, इस कारण से आपको जो टैक्स है पूरी दुनिया उस हिसाब से जो है वो सोच के उस टैक्स को जो है वो दूर रखती है, उस टैक्स को नहीं लगाती है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं SGS इंटरप्राइजेज, बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आप देखें कंसिस्टेंट ग्रोथ है, लगातार 25-30 क्वार्टर से अगर आप देख रहे हैं तो लगातार मार्केट शेयर खाती चली जा रही ऑटो एंसिलरी स्पेस में। इस बार भी अगर आप देखते हैं तो रेवेन्यू 30% अप हो गया है, बिट्टा जो है वो 53% हो गया, और करंट ऑर्डर बुक अगर आप देखते हैं तो 85% की उछाल जो है वो हमें देखने को मिली है। तो उस हिसाब से ROI भी है, ROE भी अगर हम देखते हैं तो 20% के अप्रॉक्सीमेटली ROE भी इनका जो है वो इंटैक्ट है। उसके बाद एबिटा मार्जिन भी है, जो एबिटा भी जो है वो बढ़ता चला आ रहा है। उसके बाद ये चीज़ जो है वो आपको हमें देखने को मिल रहा है, ऑल्दो एबिटा में थोड़ा सा एक श्रिंकेज हमें देखने को मिला है, बट ये चीज़ अभी हमें। उसके बाद अगर हम डेटा सेंटर पे बात कर लेते हैं तो डेटा सेंटर की इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो लगभग 5x होने की बात करी जा रही है, फ्रॉम 1.4 गीगावाट इन 2025 टू 8 गीगावाट इन 2030। सो आप देख सकते हैं कि क्यों स्टॉक्स US में या इंडिया में या साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी वहाँ के लेट स्टॉक्स हैं जो कि इन सब चीज़ पे डील कर रहे हैं, वो क्यों इतनी तेज़ी से जो है वो भाग रहे हैं। क्योंकि जब इतनी तेज़ी से ग्रोथ आनी है, और सिर्फ वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत से सेक्टर्स या बहुत से कंपनी, बहुत से सेक्टर्स में आपको ऐसी ग्रोथ मिलती है, बहुत ही स्पेसिफिक सेक्टर्स आते हैं जब आपको इतनी ज़्यादा ग्रोथ मिलती है, तो वहाँ पे पूरा पैसा जो है वो स्टाफ रश करता है। और ग्रोथ भी कोई 20-30-40% की नहीं होती, एक बहुत ही तगड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, 80%, 100%, 150% की ग्रोथ जो है देखने को मिल रही है। जैसे एंथ्रोपिक को ही अगर आप देखें तो 2-2 महीने में जो है रेवेन्यू 1 ट्रिलियन का बेस अप्रॉक्सीमेटली पहुंच गया है, वहाँ पे डबल होता चला जा रहा है रेवेन्यू। तो इस हिसाब से जो है वो आपको चीज़ें जो है वो देखनी पड़ेंगी। पर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो काफ़ी इस हिसाब से जो है चीज़ें चल रही। थोड़ा सा कॉन कॉल के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप पूना वाला का देखते हैं तो वहाँ पे लगभग 40% सब चीज़ अगर आप देखते हैं, जितना भी मैट्रिक हो सकते हैं, हर चीज़ में जो है वो पूना वाला फिनकॉर्प जो है वो एकदम ही बहुत ही, जिसे आप बोलेंगे कि ब्लोइंग ऑल द गन्स हो रहा है, वहाँ पे वो चीज़ कर रहे हैं। 30-35-40% पे आपका AUM ग्रोथ हो रहा है, उसी का गाइडेंस भी मिल रहा है। तो ये किस्म से आपका 4 प्राइस टू बुक के आसपास जो है वो स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है। उसके बाद AUM का जो उन्होंने ग्रोथ का रेंज बताया वो 35-40% का AUM ग्रोथ भी उन्होंने बता दिया। उसके बाद ROA भी उन्होंने बोला है कि वो बढ़ता रहेगा। और हर चीज़ अगर आप देखते हैं कि निम में भी वो पॉजिटिव हैं, डिसबर्समेंट यील्ड अगर आप बोलते हैं वो भी 40 बेसिस पॉइंट जो है वो बढ़ गई है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी अगर आप बोलते हैं तो वो भी घट रहा है, मतलब जितना वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है जितना वो लगातार जो है वो घटता चला जा रहा है। ओपेक्स टू AUM रेशियो जो है वो घटता चला जा रहा है। तो अगर आप जितने भी मैट्रिक्स देख सकते हैं वो सब एकदम ब्लेजिंग गन पे जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो आपको देखने को हमें मिल रहा है। उसके बाद जो मेन बात है, शायद 35 से 40% की ग्रोथ अगर हम देखते हैं तो शायद एक केपरी ग्लोबल है जो इतना करने की कोशिश करता है। पहले इंडिया शेल्टर भी हुआ करता था पर वो अब शायद नहीं है। एक SG फिनसर्व हमें देखने को मिलता है, बट वो ऑल्दो एक डिफरेंट बिजनेस मॉडल है। बट उसके बाद एक हमें अगर दिखता है तो वो पूना वाला फिनकॉर्प भी हमें दिखता है। बट उसके बाद पूना वाला फिनकॉर्प अगर आप कंपैरेटिवली इन सब 3-4 स्टॉक्स में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है वो वैल्यूएशन हैवी में दिखता है। और बट उसके बाद अभी आप पिछले साइकिल में देखेंगे तो पूना वाला फिनकॉर्प ने थोड़ा सा फकअप भी कर दिया था, तो उसके बाद जो है थोड़ा सा जो है वो दिक्कत हो भी जाती है। बट उसके बाद अगर आप देखें तो इस बार भी उन्होंने